नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैंने प्रॉमिस किया था कि 6 to 8 एनसीईआरटी साइंस में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया था, दिस इज माय लास्ट वीडियो। उसमें कुछ बहनों ने कमेंट किया था, कुछ एक भाई ने भी कमेंट किया था कि सर नहीं, आप पढ़ाना मत छोड़िए, ठीक है, आप कंटिन्यू करिए, हम आपके ही भरोसे बैठे हैं। तो कोई एक इंसान भी अगर मेरे भरोसे बैठा तो उसको उस भरोसे को मैं पूरा पूरा करूंगा, ठीक है। तो 6 to 8 एनसीईआरटी कवर करने के साथ साथ मैं 9th 10th को भी पढ़ाने वाला हूँ। ये पहला क्लास है 9th का, तो थोड़ा सा इसमें बकैती होगी, स्ट्रेटजी आगे क्या होने वाला थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा इस चीज से। जैसे 6 to 8, अभी 8 का एनसीईआरटी मैंने नहीं स्टार्ट किया, उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। मतलब मेरा टारगेट है कि इसको 2 या 3 वीडियो में पूरा क्लास 8 कंप्लीट एनसीईआरटी कवर करने का। और जो क्लास 9th का एनसीईआरटी है, इसमें क्या है, सबसे पहले मैं क्लास 9th का केमिस्ट्री, क्लास 10th का केमिस्ट्री, क्लास 9th का फिजिक्स, क्लास 10th का फिजिक्स, मतलब क्लास 9 10th का पहले फिजिक्स केमिस्ट्री में कवर करूंगा। उसके बाद बायोलॉजी को मैं कवर करने की कोशिश, क्योंकि बायोलॉजी में थोड़ा सा मेरा हाथ भारी है। तो उसमें क्या है कि बायोलॉजी पे उतना कमांड नहीं मेरा बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि फिजिक्स साइंस का टीचर मैं हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी केमिस्ट्री को कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिजिक्स कवर करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी लास्ट में, सबसे लास्ट में हम लोग कवर करेंगे। और इस क्लास में मतलब आप पहले स्ट्रेटेजी समझ लीजिए कैसे पढ़ना हम लोग को। जैसे क्या, अगर पूरा पीडीएफ से पढ़ाना तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पीडीएफ बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है और एक पोथे तरीके से हो जाता है, नोट्स भी प्रिपेयर नहीं हो पाता। तो तुम्हारा भाई तुम्हें वैसे ही पढ़ाएगा जैसे खुद अपना नोट्स बनाता है, सेम एज इट इज जैसे नोट्स यहाँ पे लिखा रहेगा। और पर्सन यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखा है, लेकिन जो नोट्स होगा उसमें प्रॉपर डेफिनेशन लिखा हुआ है, मतलब वहां भी शॉर्टकट में ही है। अगर आप 5 से 10 मिनट में चाहेंगे पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे बहुत कम टाइम में। और यही एक स्मार्ट तरीका है। जरूरी नहीं कि आप पूरा बुक पढ़िए, पूरा नोट्स 10-10 पेज का पढ़िए, बहुत लंबे लंबे क्लास। 3 से 4 क्लास, ये पहला चैप्टर है, 3 क्लास में कवर करेंगे छोटे छोटे वीडियो के साथ। और चौथा क्लास जो रहेगा, इसका जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है और जो उसका एक्सरसाइज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 4 क्लास में एक क्लास हम लोग कवर करेंगे। इसका नोट्स जैसे एज इट इज मैं पढ़ता हूँ, मैंने जैसे अपना नोट्स बनाया एज इट इज मैं आपको भी पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही स्मार्ट तरीके से, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। और वीडियो पूरा देखना और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मतलब ये तरीका कैसा लगा, ठीक है। इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। ये तरीका पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव देना, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करेंगे एक बेहतरीन से लाइन के साथ। गम के समंदर में कभी डूब ना जाना, गम के समंदर में कभी डूब ना जाना, मंजिल ना मिले तो कभी रूठ मत जाना, और कभी तंग करे एनसीईआरटी साइंस का सिलेबस तो मुझे याद करना, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है ये भूल मत जाना। आ जाओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। तो सबसे पहला ये मतलब क्लास 9 का पहला चैप्टर है पदार्थ क्या होता है। और डोंट वरी, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले मैं लिखा हूँ, हिंदी इंग्लिश में मैं लिखा हूँ, और डोंट वरी मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और उसको मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, तुरंत। तो आप लोग चाहिए, और नोट्स में प्रॉपर तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखा है, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम, उसे प्रॉपरली समझ में आएगा, ठीक है। और क्लास पूरा देखना, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है पदार्थ, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। मैटर या पदार्थ कैसे बोलते हैं, जिसके पास द्रव्यमान मास हो और आयतन हो, तो आयतन होगा तो कुछ ना कुछ जगह भी घेरेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, तुम्हारी बाबू सोना, वो भी क्या है, वो भी पदार्थ में आती है, उसके पास भी कुछ द्रव्यमान है और बहुत सारा जगह भी घेर के रखती है, ठीक है। कई सारे लोगों के दिल में जगह बना के रखी है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। तुम्हारी बाबू सोना भी पदार्थ है एक। मैटर छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल। जो मैटर पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, टेनी पार्टिकल से। अब इन पदार्थ के जो कण हैं, इनके हम लोग गुण के बारे में देखते हैं। मतलब जो मैटर के छोटे छोटे टेनी पार्टिकल हैं, ठीक है, उनके गुण के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या क्या गुण होता है, तो कणों के बीच में खाली स्थान होता है। खाली स्थान बोले तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या बोलते हैं, मतलब जैसे किसी पदार्थ का जो कण है, उन कणों के बीच में क्या है, छोटे छोटे जगह होते हैं, खाली स्पेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं, और हिंदी में से आणविक स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आणविक स्थान। तो हम लोग जब पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं तो 3 अवस्था में पाया था, बेसिकली होते तो 5 है, लेकिन हम लोग 3 के बारे में कंपेयर करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो अंतर आणविक स्थान इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में होता है, लिक्विड में होता है और सॉलिड में होता है। भाई नोट्स नहीं बनाओ, ठीक है, सिर्फ ध्यान से सुनो, ठीक है। इसका मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग पीडीएफ लेना इसका, ठीक है। और मान लो अगर कोई टेलीग्राम नहीं चलाता तो वहां पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर पर्सनल दे दूंगा, ठीक है। आप लोग वहां पे मैसेज करके पर्सनली पीडीएफ ले सकते हैं इसका, ठीक है। बट अभी नोट्स नहीं, अभी पूरा समझ में, अगर ये आप समझेंगे नहीं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो नोट्स भी आपको समझ में नहीं आएगा। नोट्स ऐसे बनाया गया, या तो अगर आप बहुत तेज हैं, अगर पढ़े हैं सारी चीज जानकारी है तो ये आपको नोट्स समझ में नहीं, तो नोट्स भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो कणों के बीच में खाली स्थान होता है, जिसे हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। और ये सबसे ज्यादा गैसों के बीच में होता है, फिर लिक्विड, और सबसे कम किसमें होता है, सॉलिड के बीच में, क्योंकि गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल कम होता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास होते हैं, ठीक है।
अगला पॉइंट है कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब जो पार्टिकल होते हैं कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। सबसे ज्यादा किसके, क्योंकि इनके पास क्या होता है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होता है। इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनके जो पार्टिकल हैं क्या करते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। सबसे ज्यादा गैस के पार्टिकल मूव करते हैं, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। और एक पॉइंट ध्यान रखना है, अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तापमान को बढ़ाएंगे, तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो और तेजी से क्या करेंगे, मूव करेंगे। इसी वजह से जब भी हम लोग सॉलिड को गर्म करते हैं तो उनके पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। तो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाते हैं, लिक्विड गैस में बदल जाते हैं, और गैस को गर्म करेंगे तो वो और तेजी से मूव करने लगते हैं, क्योंकि उनका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट है कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कणों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल होता है, उसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। मतलब वो क्या होता है, दो कणों को आपस में बांध के रखता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट है स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो बेसिकली तो 3 होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 5 है, ठीक है। अभी और भी खोज हो रहा है। तो एक हमारा क्या होता है, सॉलिड, जिसे हम लोग ठोस बोलते हैं, लिक्विड द्रव, गैस, चौथा क्या है, प्लाज्मा, और पांचवा है बीईसी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला सॉलिड। सॉलिड ठोस क्या होता है, इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। आकार निश्चित मतलब उसका शेप और वॉल्यूम निश्चित होता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये क्या हमारा सॉलिड है, ठीक है, ठोस है, तो इसका शेप भी क्या है, फिक्स है, शेप चेंज नहीं हो रहा है। और इसका आयतन भी क्या है, फिक्स है, निश्चित है, इसका आयतन चेंज नहीं होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। मतलब सॉलिड का क्या है, प्रॉपर्टी है। तो सॉलिड के पास एक बाउंड्री भी होता है, देखिए एक बाउंड्री है कि नहीं, बाउंड्री चारों तरफ, ठीक है। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी होगी। अब लिक्विड क्या होता है, द्रव क्या होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी ले लीजिए, अब 1 लीटर पानी आप बाल्टी में रखिए, ड्रम में रखिए, या फर्श पे फैला दीजिए, तो जिस बर्तन में रखेंगे या जिस कंटेनर में इसको रखेंगे उसी शेप का आ जाएगा। तो इसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अब गैस देख लीजिए, ना तो इसका आयतन, ना तो इसका वॉल्यूम निश्चित होता है, ना ही इसका शेप आकार निश्चित होता है। क्यों, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा, मतलब गैस ले आइए, ठीक है, मान लीजिए सेंट, सेंट आप लोग मारते देखिए पूरे रूम में फैल जाता है। तो उसका ना तो आयतन निश्चित होता है, ना ही आकार निश्चित होता है, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन स्टडी। मतलब सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में हम लोग कंपैरिजन करेंगे स्टडी। अब इसके लिए बहुत सारा पॉइंट अगर लिखना, अगर इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो एक क्लास तो इसी में हो जाएगा खाली। तो हम लोग बहुत शॉर्टकट में इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक, कंपैरिजन मतलब सॉलिड लिक्विड गैस का डेंसिटी क्या होता है, ठीक है, किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है। तो हमको बस खाली यही पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है डेंसिटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व। घनत्व क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए इसके पार्टिकल घने हैं, मतलब कितने पास पास, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। आगे हम लोग स्टडी करेंगे वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। बस यहाँ इतना समझ लीजिए, डेंसिटी मतलब किसके पार्टिकल कितने पास पास होते हैं। तो सबसे पास किसके होते हैं, सॉलिड के, फिर लिक्विड के, फिर सबसे पास किसके होते हैं, गैस के होते हैं। बस ये आप लोग क्रम ध्यान रखना है। अब आणविक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में, सबसे कम किसमें होता है, गैस में होता है। अब नेक्स्ट आणविक स्थान, जिसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में होता है, फिर लिक्विड में होता है, और सबसे कम किसमें होता है, सॉलिड में होता है। ये चीज ध्यान रखना है। अगला है डिफ्यूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण। डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं, विसरण। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में होता है, फिर लिक्विड में, फिर सबसे कम किसमें होता है, गैस में। विसरण मतलब क्या होता है, आपस में किसी भी दो पदार्थ को आपस में मिल जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। तो सबसे अधिक गैस में होता है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड में होता है। अब नेक्स्ट है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब प्रसार, फैलाव, कोई किसी चीज से क्या हो जाना, फैलना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में, फिर लिक्विड में, और सबसे कम किसमें होता है, सॉलिड में। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। क्या है कंप्रेसिबिलिटी, जिसे हम लोग सिकुड़न बोलते हैं। मतलब प्रेशर लगा के किसी का आकार या उसका आयतन क्या करना, कंप्रेस कर देना, मतलब वॉल्यूम घटा देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन होता है, गैस होता है, क्योंकि गैस को हम लोग सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। एलपीजी और सीएनजी जो गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे घरों में यूज किया जाता है, और सीएनजी, ठीक है, ये क्या होता है, गैस ही होता है, लेकिन उसको कंप्रेस करके लिक्विड में बदल दिया जाता है। और स्लाइटली क्या होता है, कंप्रेसिबल, मतलब लिक्विड थोड़ा कंप्रेसिबल होता है, और सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता है, नॉन कंप्रेसिबल होता है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होता है, गैस में, क्योंकि गैस के पार्टिकल सबसे तेजी से मूव करते हैं। लिक्विड और सबसे कम किसमें होता है, सॉलिड में होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। अब देखते हैं हम लोग कंप्रेसिबल, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है कंप्रेसिबल सिकुड़न किसे बोलते हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु का या किसी भी पदार्थ को दाब लगा के उसके आयतन को घटा देना, वॉल्यूम को घटा देना, क्या कहलाता है, कंप्रेसिबल कहलाता है, ठीक है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग कंप्रेस कर, जैसे ये मान लीजिए, चलो ठीक है, समझते हम लोग, ठीक है। कोई एग्जांपल ऐसा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो कंप्रेसिबल क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को
प्रेशर लगा के, दाब लगा के उसको कंप्रेस कर देना, उसके वॉल्यूम को घटा देना, क्या कहलाता है? कंप्रेसिबल का, जिसे हम सिकुड़न बोलते हैं। तो दाब लगाकर आयतन को घटा देना क्या कहलाता है? इतना ही लिखना है आपको, डिस्क्रिप्टिव तो लिखना नहीं है पौधा। आप तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, पदार्थ को कौन सा गुण जिसमें प्रेशर लगा के या दाब लगा के उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, उसे उसके वॉल्यूम को घटा दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबल बोलते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो मोस्ट कंप्रेसिबल, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन होता है? गैस। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो गैस एलपीजी क्या होता है? गैस ही होता है, लेकिन उसको कंप्रेस करके लिक्विड में बदल के उसको सिलेंडर में भर दिया जाता है, तो घरों में यूज होता है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी, सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, जो फ्यूल के तरीके से यूज होता है। आपका सीएनजी सारी गाड़ियां हो गई हैं। ठीक है, क्लियर। सॉरी। अब स्लाइटली कंप्रेसिबल, जो कम कंप्रेसिबल कौन है? लिक्विड है। और नॉन कंप्रेसिबल, सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता। तो इसका मतलब ये भी तो सॉलिड है, ये देखिए, इसको कंप्रेस कर दिया कि नहीं कर दिया? हो गया। तो क्या ये सॉलिड नहीं है? नहीं, ये भी सॉलिड ही है। ठीक है, अगर इसका हम लोग एक पार्टिकल उठाएंगे तो क्या होगा? सॉलिड ही होने वाला, क्योंकि इसके बीच में क्या? एयर भरा हुआ है। जब हम लोग इसको स्क्वीज कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, इसके अंदर से एयर सब बाहर निकल गया। ठीक है, इसलिए कंप्रेस हो गया। ये भी क्या है? सॉलिड है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन, अगर डिस्क्रिप्टिव आप लोग क्लास 9 पढ़ रहे होते हैं तो पूछता भाई, अगर एक स्पंज को हम लोग स्क्वीज कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? कंप्रेस हो जा रहा है, क्या सॉलिड नहीं है? एक्सप्लेन। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है विसरण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है? दो पदार्थों का खुद मिल जाना। क्या कर जाना? खुद। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू मैटर बाय इट्स ओन, मतलब दो पदार्थों का अपने आप खुद में एक दूसरे से क्या हो जाना? मिल जाना। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। तो दो पदार्थों का खुद मिल जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। अब सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता किसमें? विसरण होता किसमें? गैस में, क्योंकि दो गैस आपस में आसानी से मिल जाते हैं। फिर लिक्विड और सबसे कम किसमें होता है? सॉलिड में होता है। अब इसका एग्जांपल पूछता है कि किस प्रॉपर्टी या किस एग्जांपल की वजह से होता है। तो इत्र की खुशबू, जैसे सेंट यहां से मारेंगे, ठीक है, दूर तक फैल जाएगा, किसके कारण? डिफ्यूजन कारण। अगरबत्ती, अगरबत्ती घर के एक कोने में जलता है लेकिन पूरे घर में फैल जाता है, किसके कारण? डिफ्यूजन के कारण। खाने की खुशबू का दूर तक जाना, मतलब जब मम्मी खाना बनाती है किचन में, हम लोग दूसरे रूम में बैठे होते हैं, फिर भी हम लोग को स्मेल आ जाता है कि हाँ पनीर बन रहा है, चिकन बन रहा है, या कुछ भी अच्छा सा खाना बन रहा है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? डिफ्यूजन या विसरण के कारण। क्वेश्चन पूछता है कि मतलब जो ठंडा खाना है, ठीक है, ठंडा अगर खाना है तो उसका स्मेल नहीं दूर तक जाता, लेकिन जो गर्म खाना होता है तो वो क्यों दूर तक फैल जाता है? वाई एक्सप्लेन वाई। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया, तो इसको हम लोग किससे एक्सप्लेन करते हैं? टेम्परेचर की वजह से। जब गर्म करेंगे कोई चीज तो उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो आसानी से मूव करेगा तो दूर तक उसका फैलाव हो जाता है। तो यही एक्सप्लेन, मतलब एक्सप्लेनेशन, अगर आप क्लास 9 एनसीईआरटी में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, क्लास 9 में, तो आपको ये डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए आता। अब अगला कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। फ्लूइड, फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं तरल, जो बह सकता है, मतलब जो फ्लो कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। तो बह कौन कौन सकता है? फ्लो कौन कौन कर सकता है? लिक्विड और गैस। तो लिक्विड और गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। सॉलिड फ्लूइड में नहीं आते, पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अब फ्लूइडिटी क्या होता है? मतलब फ्लूइड से क्या बना? फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एबिलिटी टू फ्लो इजिली, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी पदार्थ का आसानी से फ्लो करने की जो काबिलियत होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब होता है कठोरता, मतलब कोई चीज कितना कठोर है। तो आकार इसका हम लोग नहीं पता, जैसे मान लीजिए ये रिजिड है कि नहीं, ये मार्कर देख लीजिए, क्या इसको हम लोग, ये रिजिड है कि नहीं, इसका हम लोग क्या शेप चेंज कर पा रहे हैं? इसका आकार बदल पा रहे हैं? नहीं बदल पा रहे हैं। तो क्या है? रिजिड है। क्या है? तो रिजिड है। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हम लोग को स्टार्टिंग में पढ़ना था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं। पदार्थ, मैटर को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। कितने? दो पार्ट में, एक भौतिक आधार पे, फिजिकल बेसिस पे, और दूसरा रासायनिक आधार पे, केमिकल आधार पे। तो भौतिक आधार पे हम लोग पदार्थों को 5 पार्ट में बांटते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट। और जो रासायनिक आधार पे हम लोग बांटते हैं, इसमें दो, एक प्योर सब्सटेंस होता है और एक होता है इम्प्योर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। तो प्योर सब्सटेंस, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारी चीज के बारे में डिटेल से। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को भी हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है एलिमेंट जिसे हम लोग तत्व बोलते हैं, और एक होता है हमारा यौगिक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। अब तत्व को भी हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं: मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, धातु, अधातु और उपधातु। अब यौगिक को भी हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं: कार्बनिक और नॉन कार्बनिक, मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, अब मिश्रण को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं: होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? समांग मिश्रण। अगले चैप्टर में सबको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और विषमांग, क्या बोलते हैं? विषमांग, सही लिखा है ना? समांग और विषमांग।
ठीक है, तो ये चीज है। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट है डेंसिटी, जिसे हम लोग घनत्व बोलते हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था घनत्व क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल कितने पास पास है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनत्व, डेंसिटी। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी पदार्थ का कितनी मात्रा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी। अब इसका यूनिट अगर हम लोग देखें तो मास का यूनिट, द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट अगला है प्लाज्मा, अगला स्टेट। ठीक है, 3 हम लोग पढ़ चुके, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा क्या होता है, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। क्या होती है, चौथी अवस्था होती है। इस कंडीशन में जो इसके एटम, इसके पार्टिकल होते हैं, मतलब बहुत अधिक ऊर्जावान, मतलब उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 20,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और इनके जो एटम होते हैं आयनाइज्ड हो जाते हैं। क्या होता है, आयनाइज्ड होकर, मतलब आयनित होकर गैसीय अवस्था में चले जाते हैं, और इनका ऊर्जा बहुत अधिक होता है। जैसे सूर्य का ऊर्जा और जो तारों का जो ऊर्जा होता है, वो किसके कारण होता है, प्लाज्मा के कारण। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, सूर्य और तारों की जो ऊर्जा होती है किसके कारण होता है, प्लाज्मा अवस्था के कारण। बस इतना ध्यान रखना, और इसमें तो क्वेश्चन कुछ नहीं पूछने वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट 5वां है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5वीं अवस्था है। अब अगर इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि बीईसी क्या है, ठीक है, तो हमारे देश के एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस। सबसे पहले उन्होंने इसका क्या किया था, मतलब खोज किया था। तो सत्येंद्रनाथ बोस ने इसका क्या किया था, सबसे पहले खोज किया था, लेकिन इंडिया में, अब जो भी कह लीजिए, ठीक है, उतना मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो गया था आइंस्टीन के पास। किसके पास, आइंस्टीन के पास। तो आइंस्टीन ने उसको मतलब स्टडी किया और उसको पाया बेहतरीन तरीके से कि मतलब ये सारी चीजें सही है। एक 5वीं स्टेट भी होती है जिसे हम लोग बीईसी बोलते हैं। ठीक है, तो आइंस्टीन ने भी इस पे वर्क किया, मतलब दुनिया के सामने रखने का काम किसने किया था, आइंस्टीन ने। लेकिन उनकी ईमानदारी थी कि उन्होंने अपना नाम नहीं लिया, उसमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, मतलब सत्येंद्रनाथ बोस का भी नाम लिया और अपना भी नाम जोड़ा, और कंडेंसेट 5वां। ठीक है, मतलब उन्होंने ये क्रेडिट अपने आप को नहीं लिया, उनको भी दिया, सत्येंद्रनाथ बोस को भी दिया। ठीक है, ये 5वीं अवस्था है, और जिसे हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये एक पूरा क्लास कंप्लीट था। अगले क्लास में हम लोग इसका आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक बार फटाफट इसका रिवीजन करते हैं 2 मिनट के अंदर। ठीक है, मैटर क्या होता है, जिसके पास द्रव्यमान और आयतन हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मैटर छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। पदार्थ के कणों के गुण हम लोग देखते हैं, कणों के बीच खाली स्थान होता है जिसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। सबसे ज्यादा गैस में होता है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड में होता है। कण निरंतर क्या करते हैं, गति करते हैं, मूव करते रहते हैं गतिज ऊर्जा के कारण। सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड में। टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, जिससे गतिशीलता और बढ़ जाएगी। अगला, कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सबसे अधिक किसमें होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। ठीक है, अब मैटर की स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है, आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। लिक्विड आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। गैस ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। अब डेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस में। अंतर आणविक आकर्षण बल, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आणविक स्थान सबसे ज्यादा गैस में होता है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड में होता है। डिफ्यूजन सबसे ज्यादा गैस में होता है, फिर लिक्विड, सबसे कम सॉलिड में होता है। एक्सपेंशन सबसे ज्यादा गैस में होता है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड में होता है। कंप्रेसिबिलिटी, सिकुड़न सबसे ज्यादा गैस में, फिर लिक्विड, और सॉलिड हमारा कंप्रेसिबल नहीं होता है। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक गैस में, फिर लिक्विड में, सबसे कम इसमें होता है, सॉलिड में होता है। कंप्रेसिबल, दाब लगा के किसी भी वस्तु को क्या कर देना, उसके आयतन को घटा देना, कंप्रेसिबल। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल गैस होता है, एग्जांपल एलपीजी और सीएनजी हो गया। स्लाइटली कंप्रेसिबल लिक्विड होता है, और नॉन कंप्रेसिबल जो कंप्रेसिबल नहीं होता, सॉलिड होता है। डिफ्यूजन, विस्टर्ड, दो ऑब्जेक्ट का, दो पदार्थों का खुद मिल जाना क्या कहलाता है, विस्टर्ड कहलाता है। सबसे अधिक गैस होता है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। एग्जांपल इत्र की खुशबू, अगरबत्ती, खाने की खुशबू का दूर तक जाना। ठीक है, अगला आप देखते हैं फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, तरल, जो आसानी से फ्लो कर सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तरल बोलते हैं। लिक्विड और गैस क्या होता है, हमारे फ्लूइड में आते हैं। फ्लूइडिटी क्या होता है, एबिलिटी टू फ्लो इजीली, मतलब आसानी से फ्लो करने की जो काबिलियत होती है उसे हम लोग फ्लूइडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट रिजिडिटी, कठोरता, आकार नहीं बदल सकते। अब मैटर को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, एक फिजिकल आधार पे और एक रासायनिक आधार पे। फिजिकल आधार पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी में बांटते हैं। रासायनिक आधार पे 2 पार्ट में, प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर को हम लोग मिक्सचर बोलते हैं, इसे हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। अब शुद्ध को भी हम लोग 2 पार्ट में, शुद्ध तत्व और यौगिक में बांटते हैं। तत्व को मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में बांटते हैं। यौगिक को कार्बनिक, अकार्बनिक बांटते हैं। और मिश्रण को हम लोग होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, समांग और विषमांग मिश्रण में बांटते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई वॉल्यूम में कितने द्रव्यमान होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। प्लाज्मा चौथी अवस्था होती है। सूर्य और तारों की जो ऊर्जा होती है वो प्लाज्मा स्टेट के कारण होता है। 5वां अवस्था क्या है, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5वीं अवस्था है। इसी के साथ क्लास कंप्लीट होता है। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लेना। और क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपना सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।